नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट में जितने भी हमारे टॉपिक दिए गए हैं उसमें सबको उठाया गया है और जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब लेटेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं जो अभी हाल ही में हमारे एग्जामों में आए हैं अलग अलग राज्यों में। तो अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। यहां पे सबसे बड़ी इकाई पूछा है, याद रखना। अगर सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो वाक्य होती है। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अगर पूछा है लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई हो जाती है वर्ण। ठीक है। जबकि सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य। अगर क्वेश्चन पूछा जाता मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई, अगर क्वेश्चन पूछा था मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो क्या हो जाती है, मौखिक आधार पर ध्वनि हो जाती। ठीक है। तो याद रखना, लेखन आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और सबसे बड़ी इकाई जो पूछा गया क्या होती है, वाक्य होती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, विशेषणार्थक संख्या क्या होती है। क्वेश्चन पूछा गया है विशेषणार्थक संख्या क्या होती है। पहला दिया गया है जब विशेषण संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाए, गलत है, उसे तो आपका उद्देश्य विशेषण कहते हैं। बी में दिया गया है जब विशेषण संज्ञा के बाद प्रयोग किया जाए, गलत है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उसके बाद जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं, विशेषणार्थक संज्ञा कहते हैं। अगर एक चीज क्या होता है क्रियार्थक संज्ञा क्या होते हैं, तो बताना। जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, बिहारी उपभाषा परिवार में कौन सी बोली नहीं आती। याद रखें, क्या पूछा है, बिहारी उपभाषा परिवार में कौन सी बोली नहीं आती। तो कौन सी बोली नहीं आती आपकी, मैथिली आती है, मगही आती है, भोजपुरी आती है, अवधी नहीं आती। कौन सी नहीं आती है, बिहारी उपभाषा में अवधी नहीं आती है। तो ये कहां आती है अगर पूछा जाए तो बताना। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रेमचंद्र के गुरु का नाम बताओ। मुंशी प्रेमचंद्र, जिन्हें धनपत राय के नाम से जाना जाता है, इनके गुरु का नाम पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मुंशी प्रेमचंद्र दोनों के एक ही गुरु थे। यहां तो क्वेश्चन पूछा गया मुंशी प्रेमचंद्र का गुरु का नाम बताओ। अगर होता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु का नाम बताओ। इन दोनों के गुरु कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखना। अगर क्वेश्चन होता कबीरदास के गुरु का नाम बताओ, तो कबीरदास के गुरु का नाम क्या है, रामानंद। क्या नाम है, रामानंद। और अगर होता रामानंद के गुरु का नाम बताओ, तो राघवानंद। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चयन है, आपको याद रखना कि कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद और रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, वल्लभाचार्य के गुरु का नाम विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। और शंकराचार्य के गोविंद योगी। गोविंद योगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। मुंशी प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पूछा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद
कबीरदास और रैदास का पूछा जाए, कबीरदास जी और रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद और रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद। उसके बाद वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी और शंकराचार्य गोविंद जी। ठीक है, तो एक साथ आ गए हैं सारे गुरु, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? यह कार्य मत करो में किस प्रकार का निपात है? निपात पूछा गया है, क्वेश्चन निपात से पूछा गया है। निपात क्या होते हैं और क्या कार्य निपात का होता है? तो आपको याद रखना, निपात ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में जोड़ देने का कार्य करते हैं। वाक्य में जोड़ देने का अर्थात वाक्य को बल प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? निपात करते हैं। निपात क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं। पूछा जाए निपात के कितने भेद होते हैं तो बताना निपात के नैसे निपात और नैसे 9 होते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यह कार्य मत करो में किस प्रकार का निपात? अब देखो, एक दिया गया है नकारात्मक और दूसरा दिया गया है निषेधात्मक। एक दिया गया है नकारात्मक, एक दिया गया है निषेधात्मक। अगर होता नहीं शब्द, क्या होता? यह कार्य नहीं करना, तो हम बता देते नकारात्मक। लेकिन यहां पूछा है मत करो, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा निषेधात्मक। जब हम निपात पढ़ते हैं तो निपात में हम इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं, नकारात्मक अलग होते हैं और निषेधात्मक अलग होते हैं। अगर होगा नहीं का प्रयोग तो नकारात्मक हो जाएगा और शब्द का प्रयोग होगा मत का तो क्या आ जाएगा? निषेधात्मक होता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो आप गूगल जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, बाकी जो बताया है वो 100% है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? हिंदी की पहली पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी की पहली पत्रिका का नाम क्या था? प्रथम पत्रिका का नाम पूछा गया है, पहली पत्रिका क्या थी? तो हिंदी की पहली पत्रिका थी संवाद कौमुदी। किसके द्वारा जारी की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। RRMR, राजा राम मोहन राय द्वारा पहली पत्रिका हिंदी की प्रकाशित की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दिया गया है समाचार सुधावरण। ठीक है, यह हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। अगर पूछा जाए हिंदी का पहला दैनिक पत्र तो याद रखना क्या था? समाचार सुधावरण था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है उदंत मार्तंड, यह हमारा साप्ताहिक पत्र था। क्या था ये? यह साप्ताहिक पत्र था। कौन सा दैनिक पत्र है, कौन सा साप्ताहिक पत्र है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सही से करना है। ठीक है, अगर साप्ताहिक आए तो उदंत मार्तंड, दैनिक आए तो समाचार सुधावरण। ठीक है, उसके बाद उदंत मार्तंड के बारे में आपको पता होगा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जुगल किशोर द्वारा। किसके द्वारा? जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1826 में। उसके बाद दिया गया है आनंद मठ के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है कि ये कौन सी भाषा में था? तो ये बंगाली भाषा में था। कौन सी भाषा में था? बंगाली। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, बंगाली भाषा में आनंद मठ जारी किया गया था। ठीक है, तो ये समाचार पत्रों के बारे में जानकारी है, आपको याद रखना। हिंदी का पहली पत्रिका पूछा था संवाद कौमुदी, राजाराम मोहन राय द्वारा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? यह वही फिल्म है जिसे अवार्ड मिला है में कौन सा उपवाक्य है? ये उपवाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा उपवाक्य होगा? यह वही फिल्म है जिसे अवार्ड मिला है, इसमें कौन सा उपवाक्य का प्रयोग किया गया है? उपवाक्य से क्वेश्चन पूछे और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। तो पहले तो आपको याद रखना कि उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो बताना उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, उसके बाद विशेषण उपवाक्य
संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो याद रखना उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है, आपको याद रखना, जब कभी भी किसी भी उपवाक्य में एक की शब्द आ जाए तो पहचान होती है हमारी संज्ञा उपवाक्य की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पहचान होती है विशेषण उपवाक्य की, आपको याद रखना है, अगर जो शब्द आ जाए या जैसा शब्द आ जाए या जिसे शब्द आ जाए, जितना शब्द आ जाए और जिसके शब्द आ जाए, यदि ये शब्द मिल जाते हैं तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा भी गया है जिसे। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया विशेषण में क्या क्या आते हैं, याद रखना, इसमें आते हैं ज्यों। क्या आता है? ज्यों, क्रिया विशेषण। उसके बाद जिधर, उसके बाद जब। अगर ये मिल जाए तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये पहचान होती है, आपको याद रखना है उपवाक्य की। अगर की शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। उसके बाद जिसे, जो, जैसा, जितना, जिसके, सब क्या होता है? विशेषण उपवाक्य। और यही हमारा क्वेश्चन था। यह वही फिल्म है जिसे अवार्ड मिला है, कौन सा उपवाक्य है? तो आपको बताना विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है मनु भंडारी को किस वाक्य के लिए व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया था? मनु भंडारी को किस वाक्य के लिए व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखना, व्यास पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब प्रारंभ हुआ था व्यास पुरस्कार? तो बताना 1991। उसके बाद पूछा जाए व्यास पुरस्कार देता कौन है? तो याद रखना एक फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन है जो आपका व्यास पुरस्कार वितरण करता है। कब प्रारंभ हुआ था? 1991 में। और मनु भंडारी को किसके लिए दिया गया था? तो याद रखना ये मनु भंडारी को दिया गया था एक कहानी यह भी के लिए। एक कहानी यह भी के लिए मनु भंडारी को व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है? यह व्यक्ति नहीं पढ़ सकता में पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा मध्य पुरुषवाचक। और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो याद रखना पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम, मध्य और अन्य। जब उत्तम की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ वक्ता की बात होती है। वक्ता अर्थात बोलने वाला, जैसे मैं या हम वक्ता होते हैं। जैसे मैं यह कार्य करूंगा या हम ये कार्य करेंगे, तो क्या हो जाता है? उत्तम पुरुषवाचक हो जाता है। मध्य में क्या होता है? श्रोता अर्थात सुनने वाला, जैसे आप या तुम। अगर ये शब्द मिल जाए तो मध्य पुरुषवाचक हो जाएगा। अन्य में होता है ना बात सुनते हैं, ना तो बात सुनते हैं और ना बात कहते हैं, केवल उनकी बात होती है, जैसे वे, वह और यह। और यही क्वेश्चन पूछा गया हमारा यह से कि यह व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, इसमें कौन सा पुरुषवाचक हो जाएगा? तो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल एक बार पढ़ो, समाप्त करो हिंदी हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 जो दिया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है अनुस्मारक पत्र। पत्र लेखन से क्वेश्चन है। अनुस्मारक पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुस्मारक पत्र के बारे में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन इससे बनते हैं, याद रखना। अनुस्मारक पत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? अनुस्मारक पत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे याद रखना, ये क्या कहलाता है? ध्यान आकर्षण पत्र कहलाता है। यह जब जारी किया जाता है
जब सही समय पर उत्तर ना दिया जाए। अर्थात याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र जारी किया जाता है, तो बताना ध्यान आकर्षण पत्र, जिसे अनुस्मारक पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया हमारा। एक नाम दिया गया है मनसिज और दूसरा दिया गया है स्मर, किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मनसिज स्मर किसके पर्यायवाची? पहला दिया गया है कार्तिकेय, तो कार्तिकेय के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची होते हैं आपको याद रखना है। पहला होता है सर्वभव, क्या होता है पहला? सर्वभव। उसके बाद स्कंद, सर्वभव स्कंद। उसके बाद सदानंद कुमार। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? कार्तिकेय के पर्यायवाची होते हैं सर्वभव, स्कंद, कुमार और सदानंद। कुबेर के महत्वपूर्ण पर्यायवाची होते हैं धन के देवता, धन से संबंधित हैं, जैसे राज राज, राज राज। उसके बाद यक्षराज, राज राज, यक्षराज, अनध, धनाधीप, राज राज, यक्षराज, किन्नरेश, धनाधीप, धनपाल, धन से संबंधित होते हैं कुबेर के पर्यायवाची। उसके बाद सूर्य के पर्यायवाची जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पहले तो इनकी पुत्री आ जाती है, या इसका अन्य नाम क्या आता है? सविता। उसके बाद अर्क, तरणी नाम आता है, आदित्य, हंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि हंस के अलग पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद सूर्य का अन्य पर्यायवाची होता है मार्तंड। उसके बाद दिनेश। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची है? सूर्य के। अब बचे कामदेव महोदय। कामदेव के क्या क्या होते हैं, तो पहले तो याद रखना जो दिए गए हैं दोनों कामदेव के हैं, मनसिज स्मर, अतनु नाम आता है मनोज, कामदेव का पर्यायवाची है। उसके बाद मार, मीन, केतु। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, चारों के पर्यायवाची याद रखना, कार्तिकेय, कुबेर, सूर्य और कामदेव के। और जो हमारे उसमें पूछा गया है मनसिज और स्मर किसके पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारे कामदेव महोदय के होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपका है, ये क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी नहीं है। इसमें ये आपको बताना है, इसमें दिया गया शुद्ध वर्तनी है, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी नहीं है, किसमें शुद्ध वर्तनी नहीं होगी? दिए गए हैं शब्द, आप बताओ कौन सा ऐसा है जो इन चार ऑप्शनों में अशुद्ध दिया गया है। पहले लिखा हुआ संसद और इसमें हलंत लगा हुआ है, हनुमान इसमें हलंत लगा हुआ है, मूल्यवान हलंत लगा हुआ है, और महान, क्या हलंत लगेगा या बिना हलंत के आएगा? कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपका शुद्ध वर्तनी नहीं है? कौन सा शुद्ध वर्तनी नहीं है बताना है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा महान। ये हमारा शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि महान पर भी हलंत लगता है न पर। अब शुद्ध रूप प्रदान करेंगे जब इस पर हलंत लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया गया है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है रंगमंच का पर्दा के लिए एक शब्द क्या होगा? रंगमंच का पर्दा, रंगमंच का पर्दा के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश का क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आते हैं, रंगमंच के पर्दे के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? नेपथ्य, यवनिका, अबीरा या उपकृत? उपकृत तो होता है जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। अब इन तीनों में से बताओ क्या होता है? अबीरा क्या होता है? अबीरा ऐसी स्त्री होती है जिसका ना तो पति हो और ना ही पुत्र हो,
ऐसी स्त्री जिसका ना पति हो और ना पुत्र हो उसे क्या कहते हैं, याद रखें, अबीरा बोला जाता है। उसके बाद रंगमंच का जो पर्दा होता है, तो रंगमंच का पर्दा होता है, आपको बताना ऑप्शन नंबर बी, यवनिका। अब कुछ ने लगाया होगा नेपथ्य, ये क्या होता है, तो ये रंगमंच के पीछे का हिस्सा होता है। क्या होता है, रंगमंच के पीछे का हिस्सा, रंगमंच के पीछे का हिस्सा, रंगमंच के पीछे का हिस्सा कहलाया जाता है नेपथ्य। ठीक है, जबकि रंगमंच का पर्दा क्या है, यवनिका। हो सकता है ये आपने गलत किया हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण बताना है। अल्प प्राण अर्थात जिसके उच्चारण में कम ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण बताना है, कौन सा हमारे अल्प प्राण होंगे। तो जो अल्प प्राण होंगे क्या होंगे, हमारे कै और गै हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, महाप्राण होते तो अधिक ऊर्जा खर्च हो जाती। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है। ध्वनि पूछिए कौन सी दंतोष्ठ, कौन सी ध्वनि हमारी दंतोष्ठ दी गई है। तो आपको याद रखना जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये, रे, ले और बे, इनमें जो हमारा यह होता है इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, जबकि रे का उच्चारण स्थान दंत होता है, ले का उच्चारण स्थान दंत होता है। लेकिन ये जो बे होता है इसका उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ। क्या होता है, दंत ओष्ठ होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है दंतोष्ठ क्या होता है, तो बताना जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वह ये हमारा दंतोष्ठ होता है। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना अंतस्थ व्यंजन में जो शुरू के और लास्ट वाले हमारे दोनों व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे अर्धस्वर माना गया है। ये पूछा जाता है हिंदी में कितने अर्धस्वर हैं, तो बताना 2 अर्धस्वर हैं और दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। रे जो होता है हमारा ये क्या होता है, रे हमारा लुंठित होता है। क्या होता है, लुंठित, जिसे बोलते समय जबान लुढ़कती है। जबकि ले क्या होती है, पार्श्विक होता है। ये क्या होता है, पार्श्विक होता है। तो याद रखना अंतस्थ व्यंजन से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा दंतोष्ठ होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, बताओ। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। तो याद रखना चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया है। ठीक है, योजक क्रिया को और क्या बोलते हैं, तो याद रखना जोड़ने वाली क्रिया, जो वाक्यों को जोड़ कर रखती है क्या कहते हैं, योजक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, भूखे को खाना दो, रेखांकित शब्द में कारक बताना है। और कारक भी किसमें बताना है, जो रेखा के अंतर्गत आया है। भूखे को खाना दो, इसमें हमारा कौन सा कारक होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, संप्रदान कारक, उसके बाद अपादान कारक, उसके बाद दिया गया करण कारक या आपका कर्ता कारक। कारक से क्वेश्चन है। कारक के बारे में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी होती है कि कारक को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो कारक को हम परसर्ग कहते हैं। ठीक है, कारक जो होते हैं हमारे सभी अभिकारी होते हैं। और पूछा जाए कारक के भेद बताओ, तो कारक के भेद पूछा जाए तो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, जबकि सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं और संज्ञा में कारक के पूरे 8 के 8 भेद प्रयोग किए जाते हैं। जबकि पूछा जाए समास में, तो बताना समास में कारक के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम में अलग है, संज्ञा में अलग है और समास में अलग है, खुद कारक के भेद अलग हैं। ठीक है, आपको याद रखना। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भूखे को खाना दो में कौन सा कारक
होगा? भूखे को खाना दो में कौन सा कारक होगा? तो जो खाना दिया जाएगा इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्योंकि जब हम खाना दे देंगे तो वो सदा के लिए दे देंगे, अब खाना वापस नहीं लिया जाएगा। और जब कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती है तो कौन से कारक में जाती है? संप्रदान कारक में चली जाती है। ठीक है, याद रखना, भूखे को खाना दो। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। इसमें क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में, इसमें भी कारक से क्वेश्चन है, संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। कारक से ही क्वेश्चन है, आपको बताना है। इसमें बताना हमें संबंधवाचक कारक क्या होगा। कारक के बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं। पहले क्या दिया गया है? राम खाना खाता है, राम ने रावण को मारा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, मां अपने बच्चे को मारती है। ठीक है, तो संबंध किसमें दर्शाया गया है? का के माध्यम से पहचान भी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमारा और पूछा गया है प्रतिदिन शब्द पहचानिए। अर्थात प्रतिदिन क्या होगा? क्या यह उपसर्ग होगा? क्या यह सर्वनाम होगा? तो देखो ये दो तो होने ही नहीं है, बहुत दूर तक नहीं होने। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कारक भी नहीं होना, तो क्या हो जाएगा? ये अव्यय हो जाएगा। प्रतिदिन क्या है? अव्यय है। ठीक है, और अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जबकि जो दिए गए थे हमारे सर्वनाम तो विकारी होते हैं, जबकि कारक अविकारी ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा जाए अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। जो हमारा पूर्ण वर्तमान काल है, क्या दिया गया है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। दूसरा, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। ठीक है, तो भविष्य वाला तो होना नहीं है। अन्य दिया गया है पूर्ण वर्तमान काल बताना है। ठीक है, ये भी नहीं होना है क्योंकि ये भूतकाल में चला जाएगा। अब इन दो में से बचा है, क्या बचा है? वह घूमने जा रही है या अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट रूप से आंसर हो जाएगा हमारा। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, क्या हो जाएगा? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में क्या पहचानना है? विशेषण पहचानना है। क्या पहचानना है? विशेषण पहचानना है। होते क्या है विशेषण? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा आपका सार्वनामिक। कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक। और यहां क्या बताना हमें? निम्नलिखित में से विशेषण हमें पहचानना है। क्या होगा हमारा विशेषण रूप जो इस सब में दिया गया है? तो विशेषण हो जाएगा हमारा शीतलता। और ये भी अगर पूछा जाए कौन सा विशेषण होगा तो बताना ये हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है? आचार्य, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? लिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसके बारे में याद रखना है। लिंग कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में पूछे जाए लिंग के कितने भेद होते हैं तो बताना 2 होते हैं। पूछे जाए कौन कौन से? तो पहला स्त्रीलिंग और दूसरा क्या होता है? पुल्लिंग। उसके बाद पूछा जाए संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं तो बताना संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। पहला
स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग, जिसे नपुंसकलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में अलग होते हैं और संस्कृत में अलग होते हैं, दोनों को सही से करना है। कौन सा हिंदी में काउंट नहीं किया जाता है, तो कहना नपुंसकलिंग को काउंट नहीं किया जाता है। लिंग कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का शब्द। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है कि लिंग की पहचान किस शब्द से की जाती है, तो बताना लिंग की पहचान एक संज्ञा शब्द से की जाती है। किससे की जाती है? संज्ञा शब्द से की जाती है। क्वेश्चन क्या था? आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो आचार्य का पुल्लिंग हो जाएगा आचार्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिंग के बारे में जो चीजें बताइए याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये भी लिंग से क्वेश्चन पूछा है, और क्या पूछा गया है आपको बताना, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी लिंग के बारे में जो जानकारी बताइए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो हमारा दिया गया है, अन्न और अन्य का सही अर्थभेद बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध बैठेगा? क्या होता है? तो अन्न होता है हमारा अनाज, और अन्य तो आपको पता है सोहन, अन्य मतलब दूसरा। अन्न क्या होता है? अनाज, और अन्य होता है दूसरा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, और ये जो पूछा गया हमारा खिलौना शब्द का मूल शब्द बताना है। बताओ, खिलौना शब्द का मूल शब्द बताना है। क्या इसका मूल शब्द होगा? खिलौना। तो खिलौना शब्द का जो हमारा मूल शब्द होगा ये होगा खेल। ठीक है, इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है, कौन सा? ओना, तब बना था ये खिलौना। तो मूल शब्द में जब हम अपना प्रत्यय लगाते हैं तो वो हमारा नया रूप ले लेता है, और उन शब्दों को कहते हैं हम यौगिक शब्द। ठीक है, याद रखना। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या होगा, तो खेल होगा। इसमें ओना जुड़ा क्या बना? पूरा खिलौना बन जाता है। इसी तरह से आपको बताना है, एक शब्द होता है धुलाई शब्द, इसमें मूल शब्द क्या होगा? ये आपके लिए गिव अवे है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।